नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आरसीसी के प्रीवियस ईयर जो कि 5th सेम में है एकेयू यूनिवर्सिटी के, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे 2020 के प्रीवियस ईयर का। आज मेरा पार्ट सी होगा, तो हम पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉलेज फॉर सिविल को, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए से। 3 के ए में पूछा गया है, व्हाट आर डिफरेंट डिज़ाइन फिलोसफीज for RCC structures, discuss the merits and demerits of each। बोला गया है कि RCC स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जो फिलॉसफीज हैं, मेथड हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके मेरिट और डिमेरिट को भी डिस्कस कीजिए। तो हम यहाँ लिखें, देयर आर फॉलोइंग 3 डिफरेंट फिलॉसफीज फॉर RCC स्ट्रक्चर। फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेस मेथड और क्रिटिकल स्ट्रेस मेथड। दिस मेथड इज ओल्ड एंड ट्रेडिशनल। यह जो है सो इलास्टिक स्ट्रेस मेथड भी कहलाता है या क्रिटिकल स्ट्रेस मेथड भी कहलाता है। यह मेथड क्या है? ओल्ड एंड ट्रेडिशनल है। इन WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड, assume that concrete and steel under elastic limit, that is it obeys Hooke's law। WSM में हम एज्यूम करते हैं कि कंक्रीट और स्टील मेरा क्या है? अंडर एलास्टिक लिमिट है। इट इज़ बेस्ड ऑन एलास्टिक थ्योरी, यह एलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होता है यह मेथड। बिकॉज स्टील एंड कंक्रीट एज्यूम इट बिहेव्स एलास्टिक प्रॉपर्टी। In this method, permissible stress is less than ultimate stress, that is sigma permissible less than sigma y, that is yield और yield stress। इसका मेरिट क्या है WSM का? फर्स्ट मेरिट है, इट इज यूज्ड इन हेवियर स्ट्रक्चर। यह जो है सो भारी स्ट्रक्चर को जो है सो डिजाइन करने में यूज़ किया जाता है, लाइक ब्रिज, डैम, रिटेनिंग वाल एट्सेट्रा। इट इज़ सिंपल, यह जो है सो सिंपल मेथड होता है, बोथ इन एप्लीकेशन एज वेल एज इन कंसेप्ट। थर्ड मेरिट्स है, द स्ट्रेस ब्लॉक इज लीनियर। इसका स्ट्रेस ब्लॉक जो होता है वो लीनियर होता है। और इसके डिमेरिट्स को हम जानते हैं। फर्स्ट डिमेरिट्स है, कंक्रीट एंड स्टील इज अंडर एलास्टिक लिमिट। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट ट्रू। कंक्रीट और स्टील क्या होता है? इलास्टिक लिमिट के अंडर होता है, जो कि यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए यह जो है सो एक WSM का डिमेरिट हो जाता है। नंबर सेकेंड डिमेरिट्स है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट गिव ट्रू मार्जिन प्रिवेंट फ्रॉम फेल्यूर, सो इट इज़ नॉट ट्रू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है सो ट्रू मार्जिन नहीं देता है जिससे कि सेफ रह सके डिजाइन, इसलिए यह क्या है? ट्रू नहीं है। थर्ड है, श्रिंकेज एंड क्रीप डज नॉट कंसीडर इन दिस मेथड। फोर्थ वन है, WSM सोज अनइकोनॉमिकल सेक्शन। WSM से यदि हम कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो मेरा जो है सो अनइकोनॉमिकल होता है। नंबर दूसरा मेथड होता है अल्टीमेट स्टेट मेथड, दैट इज ULM। This method based on collapsible load and find the load factor of safety। Load factor equal to ultimate load or collapsible load by working load। Concrete and steel assume that after elastic properties it converted to the plastic properties, but failure and breaking does not consider। इसमें क्या होता है? इस मेथड में आफ्टर एलास्टिक प्रॉपर्टीज़ इट कन्वर्टेड टू द प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, बट
लेकिन फेल्यूर और ब्रेकिंग को कंसीडर नहीं किया जाता है इस मेथड में। इन दिस मेथड वी डू नॉट कंसीडर ऑफ सर्विसिएबिलिटी सच एज डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन एट्सेट्रा। इस मेथड में हम जो है सो सर्विसिएबिलिटी को अकाउंट नहीं करते हैं, यानी कंसीडर नहीं करते हैं। सर्विसिएबिलिटी के अंदर आ जाता है डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन एट्सेट्रा। उसके बाद हम मेरिट को देखेंगे, यूएलएम के मेरिट्स को। फर्स्ट मेरिट है द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स आर डिफाइंड बाय एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर जो डिफाइंड होता है इस मेथड में वो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू होता है। इट टेक्स अल्टीमेट स्ट्रेन एज द फेल्योर क्राइटेरिया। इसमें जो स्ट्रेन को हम कंसीडर करते हैं वो फेल्योर क्राइटेरिया तक जो है सो हम कंसीडर करते हैं, यानी अल्टीमेट स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं। द सेक्शन इज स्लाइटली स्मॉल देन WSM सेक्शन। WSM का जो सेक्शन होता है उससे मेरा क्या होता है, सेक्शन थोड़ा जो है सो स्मॉल होता है ULM का सेक्शन। और डिमेरिट्स ULM का क्या होता है, इन दिस मेथड डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग डज नॉट कंसीडर, इट इज़ नॉट ट्रू। इस मेथड में भी क्या करते हैं, हम डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग को कंसीडर नहीं करते हैं, जो कि यह सही नहीं है। इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप डज नॉट कंसीडर, इट इज़ नॉट ट्रू। सेक्शन इज नॉट सेफ आफ्टर डिजाइन। डिजाइनिंग के बाद क्या होता है, इस मेथड से डिजाइन करने के बाद मेरा सेक्शन सेफ नहीं होता है। और थर्ड फिलॉसफी है लिमिट स्टेट मेथड, जो कि हर एक यानी प्रत्येक जो है सो डिमेरिट्स को फुलफिल कर देता है। इट मे बी डिफाइंड एज एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिएबिलिटी बिफोर फेल्यूर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या कर देते हैं, सर्विसिएबिलिटी को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बिफोर फेल्यूर, और सेफ्टी को भी कंसीडर करते हैं। तो यह मेथड क्या कहलाता है, LSM कहलाता है। इट हैज़ टू इम्पोर्टेंट कैटेगरीज। इसको हम दो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में पढ़ते हैं। फर्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या करते हैं, इट डील्स विद द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर कोलैप्स लोड। इसमें हम डील करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में सेफ्टी को, स्ट्रक्चर के सेफ्टी को अंडर कोलैप्सिबल लोड। इट डील्स विद द शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टोर्सनल मोमेंट, एक्सियल फोर्स एंड ऑल अदर टाइप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पान। यानी स्ट्रक्चर के लाइफ स्पान के दौरान हम इतने सारे फोर्सेज को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं और डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में क्या सब कंसीडर करते हैं हम, देन इट डील्स विद द सर्विसिएबिलिटी अंडर वर्किंग लोड, सर्विसिएबिलिटी कंट्रोल्स ऑन क्रैक्स, डिफ्लेक्शन, फ्लेक्सुरल इफेक्ट एंड कोरोजन और टोर्सन इफेक्ट्स। To satisfy this limit state, deflection, cracking and vibration must not be excessive. इस मेथड में क्या होता है, सेटिस्फाई जो है सो करने के लिए, इस मेथड को सेटिस्फाइड करने के लिए डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मेरिट्स क्या है इस मेथड का, फर्स्ट मेरिट्स है ऑल द डिमेरिट्स आर कंसीडर इन दिस मेथड। जितने भी हम ऊपर में पढ़े हैं मेथड ULM, WSM, वो सभी का जो भी डिमेरिट्स था उसको इसमें कंसीडर किया गया है। इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ RCC स्ट्रक्चर। यह जो है सो RCC स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए इकोनॉमिकल मेथड होता है, इकोनॉमिकल फिलॉसफीज होता है। अब हम 3 के B नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 के B में पूछा गया है, एक कंटिन्यूस बीम इज शोन इन फिगर बिलो, जो कि यहाँ दिखाया गया है। It is supporting a dead load of 20 kN per meter and live load of 25 kN per meter. At working loads, design the end span of beam for shear and flexure. The width of the beam is 300 mm
and use M25 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। आपको ये कंटिन्यूस बीम दिया गया है जिसमें कि इंड स्पान बीम को हमको डिजाइन करना है। तो कंटिन्यूस बीम को डिजाइन करने के लिए हमको जो है सो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ फैक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, यानी बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट को, जो कि हम आगे देखेंगे। पहले हम गिवन डेटा को नोट करते हैं। तो गिवन डेटा में दिया गया है डेड लोड इक्वल टू 20 किलो न्यूटन मीटर, लाइव लोड 25 किलो न्यूटन मीटर, बी इक्वल टू 300 mm, इफेक्टिव स्पान इक्वल टू 6 मीटर एंड डी इक्वल टू LY10 टू LY15 हम एज्यूम कर लेते हैं। सो इसलिए डी इक्वल टू LY10 इक्वल टू 6000/10 इक्वल टू 600 mm आता है। इसीलिए टोटल डेप्थ हो जाएगा बीम का इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, यानी 600 + 50 इक्वल टू 650 mm। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 दिया गया है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 दिया गया है, इसलिए FCK का वैल्यू 25 हो जाएगा और FY का वैल्यू 450 Nm/mm² हो जाएगा। सो अल्टीमेट और फैक्टर्ड डेड लोड इक्वल टू 1.5 टाइम्स लोड का हो जाएगा, डेड लोड का 1.5 × 20 इक्वल टू 30 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लाइव लोड सिमिलरली 1.5 × 25 इक्वल टू 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए कंटिन्यूस बीम का फ्रॉम IS 456-2000 का टेबल नंबर 12 हम यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं डेड लोड का बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट 1/12 होता है, तो 1/12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और लाइव लोड का बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट 1/10 होता है, तो यहाँ हम 1/10 से मल्टीप्लाई करके बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डेड लोड बाई 12 × L² प्लस लाइव लोड बाई 10 × L² इक्वल टू 30/12 × 6² प्लस 37.5/10 × 6², जो कि बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने पे 225 किलो न्यूटन मीटर आएगा। एंड देन क्या करेंगे हम टू फाइंड शियर फोर्स जो है सो फाइंड करने के लिए उसी पेज में IS 456-2000 के फ्रॉम टेबल नंबर 13 से क्या करेंगे शियर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो शियर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेड लोड का जो फोर्स कोएफिशिएंट लेंगे, शियर फोर्स कोएफिशिएंट वो 0.6 लेंगे और लाइव लोड का शियर फोर्स कोएफिशिएंट 0.6 लेंगे। तो यहाँ अल्टीमेट शियर फोर्स हो जाएगा 0.6 इंटू डेड लोड का वैल्यू 30 इंटू L का वैल्यू 6 प्लस 0.6 इंटू लाइव लोड का वैल्यू 37.5, जो कि यहाँ हम कैलकुलेट किए हैं, इंटू L का वैल्यू 6। तो यहाँ VU का वैल्यू 243 किलो न्यूटन आता है। अब यहाँ हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ हम अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe415 ग्रेड स्टील के लिए देखेंगे। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है फॉर Fe415 ग्रेड स्टील के लिए वो 0.138 FCK × B × D² होता है। तो यहाँ हम MU लिमिट का वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला से, 0.138 × FCK का वैल्यू 25 × B का वैल्यू 300 × D का वैल्यू 600 mm का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 372.6 किलो न्यूटन मीटर आता है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू MU लिमिट यानी अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या है, कम है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 225 है और यहाँ MU लिमिट का वैल्यू 372.6 है, जो कि बेंडिंग मोमेंट MU लिमिट से क्या है, लेस है। अतः यह सेक्शन क्या होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। सो वी डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन करेंगे। अब सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको ब्रीथ सेक्शन का और डेप्थ निकाल चुके हैं। अब यहाँ हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे सेक्शन मेरा बैलेंस सेक्शन है, इसीलिए कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स कर देंगे। 0.36 FCK B × XU कंप्रेशन फोर्स का वैल्यू होता है और 0.87 FY AST टेंशन फोर्स का वैल्यू होता है। इसलिए AST इक्वल टू हो जाएगा 0.36 FCK B XU बाई 0.87 FY AST।
या यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स यू का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो एक्स यू का वैल्यू इस फॉर्मूला से हमको जो है सो आ जाएगा 0.87 FY/AST बाई 0.36 FCK/B। अब यहाँ एम यू का वैल्यू होता है यानी टेंशन फोर्स इंटू सेक्शन मॉडुलस, सॉरी लीवर आर्म। तो यहाँ टी का वैल्यू होगा 0.87 FY/AST इंटू जेड का वैल्यू, लीवर आर्म का वैल्यू D - 0.42 XU। अब यहाँ एम यू का वैल्यू 225 है इंटू 10⁶ न्यूटन mm में हम यहाँ चेंज कर दिए हैं, और 0.87 FY का वैल्यू 415 और डी का वैल्यू 600 माइनस 0.42 इंटू XU का वैल्यू हम ये वाला यहाँ पुट किए हैं इंटू AST। तो यहाँ इक्वेशन से हमको AST का फाइंड हो जाएगा जो कि 1163.5 mm² आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो है सो बार का डाया हम एज्यूम करेंगे। तो यहाँ हम जो है सो डाया ऑफ बार एज्यूम किए हैं फाई इक्वल टू 20 mm, इसीलिए एक डाया का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा जो है सो आपको π/4 इंटू 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 314.16 mm²। इसलिए नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया ऑफ स्टील में एक एरिया ऑफ स्टील से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिसका वैल्यू जो है सो 3.7 आता है, यानी नंबर ऑफ बार इक्वल टू 4 हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। अब हम फ्लेक्सर डिजाइन बीम का कर चुके हैं, अब हम सीयर डिजाइन करेंगे। तो सीयर डिजाइन करने में क्या करते हैं हम, जो है सो स्टीरअप यानी रिंग का जो है सो डायमेंशन, एरिया और स्पेसिंग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सीयर डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम नॉमिनल स्ट्रेस फाइंड करते हैं। तो नॉमिनल स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा VU/BD। तो VU का वैल्यू 243 इंटू 10⁻³ और B का वैल्यू 300 mm इंटू D का वैल्यू 600 mm। तो यहाँ से टॉ V का वैल्यू 1.35 Newton 5 mm² आता है। अब टू फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टील का परसेंटेज फाइंड करेंगे, जो कि AST 1163.5 है और BD का वैल्यू 300 इंटू 600 इंटू 100 इक्वल टू 0.64% आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, टाउसी और टाउसी मैक्स को फाइंड करेंगे। तो टाउसी को फाइंड करने के लिए IS 456 के टेबल नंबर 19 से, जो कि 73 नंबर पेज में है, वहाँ से हम टाउसी का वैल्यू इंटरपोलेशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो टाउसी का वैल्यू यहाँ हम फाइंड करते हैं 0.49 प्लस 0.57 माइनस 0.49 बाई 0.75 माइनस 0.50 इंटू 0.64 माइनस 0.50। तो यहाँ से टाउसी का वैल्यू 0.53 न्यूटन पर mm² आता है। उसके बाद टाउसी मैक्स को फाइंड करने के लिए टाउसी मैक्स का वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, जो कि टेबल नंबर 20 में आपको दिया गया है, IS 456/2000 के टेबल नंबर 20 में। तो यहाँ से टाउसी मैक्स M25 के लिए 3.1 आ जाएगा, 3.1 न्यूटन पर mm²। अब टाउ भी और टाउसी मैक्स को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे टाउ भी का वैल्यू टाउसी मैक्स से कम है, यानी डिजाइन मेरा क्या है, सेफ है। अब क्या करेंगे, सेकंड में हम टाउ भी और टाउसी को कंपेयर करेंगे। तो टाउ भी यहाँ क्या है, टाउ भी होगा यहाँ, टाउ भी टाउसी से क्या है, कम है। तो हेंस नो नीड टू प्रोवाइड सीयर रेनफोर्समेंट। यदि टाउ भी का वैल्यू टाउसी से कम रहे तब सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का कोई हमको ज़रूरत नहीं होता है। बट लेकिन वी प्रोवाइड मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सेफ्टी पॉइंट से क्या करते हैं हम, जो है सो मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि स्टीरअप का डाया जो होगा 5 = 6 mm होगा और 2 लेग्ड स्टीरअप हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक ASB का जो है सो एरिया हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 56.54 mm² आएगा। अब क्या करेंगे हम, जो है सो स्पेसिंग फाइंड करेंगे। तो स्पेसिंग फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे ASV/B इंटू SB ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4/0.87 FY। तो यहाँ से SV का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 170.11 mm आएगा। अब मैक्सिमम स्पेसिंग हम फाइंड करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग शुड बी लिस्ट ऑफ फॉलोइंग। इस दोनों वैल्यू से क्या होना चाहिए, जो मिनिमम होगा वो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा। इस दोनों के वैल्यू में से जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा
सॉरी जिसका वैल्यू मिनिमम होगा वो मेरा मैक्सिमम स्पेसिंग का वैल्यू होगा। तो 0.75 डी का वैल्यू यदि निकालेंगे हम तो 450 mm आएगा और 300 mm, तो इसमें से मिनिमम 300 mm है, इसलिए मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm हो जाएगा। Hence we provide 6 mm phi two-legged stirrup at the rate of 150 mm सेंटर टू सेंटर, जिसका ड्राइंग हम यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं। 4 नंबर ऑफ बार जो है सो लॉन्गिट्यूडनल बार यहाँ प्रोवाइड किए हैं और जिसका जो है सो डायमेंशन है 4 नंबर ऑफ बार 20 mm डाया और इफेक्टिव डेप्थ 600 mm, कवर 50 mm एज्यूम किए थे, ब्रेथ जो है सो 300 mm दिया गया था क्वेश्चन में और स्टीरअप का जो है सो डाया 6 mm एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करें। थैंक यू दोस्तों।